हेलो, मेरा नाम है शुभम राज सिंह और मैं आप लोगों को साइंस विद मेनी मोर ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं आप लोगों की इंग्लिश एंड ग्रामर के टीचर To our channel, माँ माँ बेटे बेटे की की ट्यूशन। हेलो बच्चा पार्टी, चलिए आज हम लोग आपके साथ क्लास 10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे 20th सेंचुरी के एक बहुत ही नामी पोएट है, जो कि हमेशा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा पोयम जिसका बेसिक थीम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि इर्द गिर्द इसी के अराउंड, ये जो हेडिंग है उसी के अराउंड रोटेट करता है। तो चलिए डस्ट ऑफ स्नो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और पोएट का मूड जानते हैं, जहां की रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे मेलनकली मूड में बैठे हुए हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि मेरा पूरा डे र्यूड हो गया है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट है जो कि एक मेलनकली मूड में पेड़ के नीचे आकर बैठे हुए हैं और उनको यह फील हो रहा है कि आज का उनका पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो चीजों को देखेंगे, जैसे कि क्रो हुआ और एक हेमलॉक ट्री हुआ। दोनों एक ऐसे इनऑस्पिशियस चीज माने जाते हैं हमारे नेचर में, जिनके थ्रू हम लोग कभी भी अच्छे चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्योंकि ग्लूमी मूड में हैं, उन्होंने इन दोनों इनऑस्पिशियस चीजें क्रो और हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रो को हमारे समाज में इनऑस्पिशियस का दर्जा दिया गया है और हेमलॉक ट्री जो है उसे भी एक पॉइजनस ट्री माना गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे पोएट यह दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ एक क्रो उनके ऊपर डस्ट का पार्टिकल गिराता है, तो सडनली जो पोएट का ग्लूमी मूड है वो हैप्पीनेस में बदल जाता है और उनका मूड एक सडन चेंज से गुजरता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और बाकी जो पार्ट उन्होंने रिग्रेट में बिताया है, बाकी उनका पार्ट इस क्रो की वजह से रिग्रेट में बीतने से बच जाता है। तो इस छोटे से पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज इनऑस्पिशियस नहीं होता है, वो हमारे देखने का नजरिया होता है। नेचर में एक सुप्रीम पावर होता है जो किसी भी चीज को बदलने का, किसी भी मूड को ठीक करने का, उसमें अनलिमिटेड पावर होता है, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये हमारी सोच है जो किसी चीज को अच्छा या बुरा बताती है। सिमिलरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब ग्लूमी मूड में थे तो वो क्या किए, वो पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे और क्रो इंस्टेंटली कहीं से आकर वहां बैठ गया और शुक किया उस डाल को, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स जो है, डस्ट ऑफ स्नो का जो पार्टिकल्स है उनके सिर पे गिरा और उनका मूड मेलनकली मूड से हैप्पी मूड में तुरंत के तुरंत चेंज हो गया, जिससे कि उनका जो बाकी पार्ट था डे का वो बर्बाद होने से बच गया। उनकी समय की सेविंग्स हुई और उनका मूड जॉली मूड में बदल गया। तो ऐसे इस पोयम के माध्यम से, छोटे से पोयम के माध्यम से वो एक अपना बहुमूल्य एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारी मेंटालिटी जो है इनऑस्पिशियस हम लोग जो चीजों को समझते हैं उस मेंटालिटी को चेंज किया जा सके और हम लोग हर चीज को, उसकी खूबसूरती को
देख सके और उसे तहे दिल से अपनाएं। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग उस रास्ते से चलना बंद कर देते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज इनऑस्पिशियस नहीं होता, ये हमारी सोच होती है जो उसे अच्छी और बुरी बनाती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने लिखा है उसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं। तो मैंने बार बार रिपीटेडली यूज किया है मेलैंखली का, जिसका मीनिंग उदासी होता है, और इन टर्म्स को आपको आंसर्स लिखने में प्रयोग करना है। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है। क्रो, क्रो को हम लोगों ने इनऑस्पिशियस बोला है, जैसे कि हमारे समाज की मेंटालिटी है जिसका मतलब अशुभ होता है। हेमलॉक ट्री, जिसको मैंने पॉइजनस ट्री का दर्जा दिया है। पॉइजनस ट्री का मतलब होता है जहरीले पेड़। र्यूड, र्यूड का इंग्लिश मीनिंग होता है हेल्ड इन रिग्रेट, और हिंदी मीनिंग है पछताना। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना है। ये सब जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसे हमें मेमोराइज करना है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग हमें लिखनी होगी। जैसे कि स्पेशली र्यूड, र्यूड का हर साल किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस दिया रहता है, जिसका आपको इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों याद रखना है। चलिए, तो अब हम लोग राइमिंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि क्रो राइम कर रहा है स्नो से, तो इसीलिए मैंने क्रो को ए इंडिकेट किया है, और उसके साथ राइमिंग स्कीम हो रहा है स्नो का, तो मैंने क्रो को राइम कर रहा है स्नो से, तो क्रो को भी ए लिखा है, राइम स्नो को भी ए लिखा है। सेकेंड हुआ मी, मी राइम कर रहा है ट्री से, इसलिए इस 4 लाइंस का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हार्ट राइम कर रहा है पार्ट से, तो हार्ट को हमने सी इंडिकेट किया और इसलिए पार्ट का भी सी हुआ। मूड राइम कर रहा है र्यूड से, तो इन दोनों को हम लोगों ने डी इंडिकेट किया। तो देयरफॉर हम लोग देख सकते हैं कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी सी डी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहीं भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, यानी यहाँ इंजैममेंट जो है ये फिगर ऑफ स्पीच थ्रू आउट द पोएम रन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट हुआ एसोनेंस, जहां पे वॉवेल साउंड रिपीट किया गया है सेकेंड लाइन में, यहाँ वॉवेल साउंड ओ का रिपीटिशन है। थर्ड हुआ मेटाफर, यहाँ पे स्नो पार्टिकल्स को हम लोग डस्ट से कंपेयर किए हैं, और कंपेयर को दिखाया नहीं जा रहा है, उसको इम्प्लाई कर दिया जा रहा है जस्ट एज अ मेटाफर। सो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया नहीं जा रहा है, उसको इम्प्लाई किया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज मेटाफर। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हम देख सकते हैं कि एक अल्फाबेट, जैसे यहाँ एस है तो यहाँ एस दोबारा रिपीट किया गया है। कोई भी वर्ड का पहला लेटर यदि उस लाइन में रिपीट होता है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। सिमिलरली दिस हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ भी एच जो है वो रिपीट किया गया है। तो इन दोनों लाइनों में हम देख सकते हैं कि एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। तो यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।